मैं साउथ अरब आए 8 साल हो गए थे और मैं बहुत गरीब परिवार का था। मैं चोरी का काम करता था। मेरे कागजात नहीं बने थे। एक दिन एक खूबसूरत अरबी औरत मेरे पास आई और कहने लगी, मेरे लिए काम करो, मेरे घर में रहो, मैं तुम्हें महीने में 20,000 रियाली दूंगी। मैं फ़ौरन मान गया कि वहाँ पाकिस्तान 2 लाख बनता था। वो तो औरत के घर गया। जब उसने 3-4 दिन के बाद पहला काम बताया तो मेरे तो होश उड़ गए। वो तो मुझसे अरबी औरत के साथ। मेरा नाम मोहसिन है। मैं सऊदी अरब में 8 साल से रहता था। नई नई शादी हुई थी तो 1 हफ्ते बाद ही माँ ने बहनों की शादी और ये बात करके दिल जलाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, कर्जा लिया है, अब तुम्हें काम करके ही कर्जा उतारना है और बहनों की शादी का दहेज भी बनाना है। माँ का कहना था कि तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी कि कल को ये ना कहो कि मैं बड़ा था, मेरी शादी पहले नहीं करवाई। लेकिन अब ये नहीं होगा कि बीवी के पल्लों से बांध कर बैठ जाओ और कोई काम ना करो। बाहर जाओ, बहनों के लिए दहेज जमा करो। जब बहनों की शादी कर लो तो फिर अपने बीवी के साथ बेशक अलग रहना, जो मर्जी करना, हमें कोई परवाह नहीं होगी। बात तो माँ की ठीक थी और मैं इकलौता भाई था और मेरी 5 बहनें थीं। अगर सिर्फ घर का ही चलाना होता तो पाकिस्तान में ही कोई नौकरी कर लेता, लेकिन बहनों के दहेज बनाने और बीवी का खर्चा भी था, इसलिए सऊदी अरब चला गया। हम यहाँ यही सोचकर आए हैं पाकिस्तानी कि कोई बहुत आसान काम होगा, 6-7 घंटे का काम और उसके बाद पैसा मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि अपने मुल्क में रुकी सुखी ही मिल जाना बेहतर है। कम से कम इंसान इज्जत से खाता है। मुझे सऊदी अरब में 8 साल हो गए थे। मैं अभी तक अपने कागजात नहीं बनवा पाया था। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं जमा हो पाते थे। जो पैसे थोड़े बहुत जमा होते तो वो भी घर भेज दिया करता। इस पर भी घर वाले कहते कि गुजारा नहीं चल रहा है, क्या तुम नौकरी नहीं कर रहे हो? बीवी से बात करो तो वह अपना रोने लग जाती। सही कहती है कि नई नवेली दुल्हन को शादी के 1 हफ्ते बाद ही छोड़कर चले गए हैं और अब 8 साल हो गए, कोई औलाद भी नसीब नहीं हुई। मैंने जी वक्त कैसे गुजारी है मैं जानती हूँ। आपने मेरी जवानी को जाया कर दिया है, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप वापस भी आ जाएंगे तब भी नहीं। मैं बहुत परेशान रहता था, किसी तरह मेरे कागजात बन जाते कि मैं इतना पढ़ा लिखा था, ऐसी नौकरी कर लेता जिससे मुझे घर जाने की सूरत भी मिल जाती और टिकट के पैसे भी लेकर। सारा मामला कागजात का था, जिसके लिए काफ़ी सारी फीस जमा करनी होती थी। वक्त हाथ से निकलता गया, पता ही नहीं चला। समझ से बाहर था कि क्या करूं, कोई भी काम नहीं मिलता था। पूरी दिन मेहनत करने के बाद भी इतनी पैसा नहीं बनते थे कि जितना साथ पाकिस्तान में होता तो बना लेता। कभी कभी दिल करता था कि वापस चला जाऊंगा, मजदूरी कर लूँगा, दिहाड़ी कर लूँगा, लेकिन यहाँ नहीं आऊँगा। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा। लेकिन यहाँ कोई ऐसा भी नहीं था जो मुझे पैसा दे देता कि मैं वापस ही का टिकट करवा लेता, और वो मुझे पैसा देता तो वो भी समझता क्या भाग जाएगा। इस मामले में मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता था। एक दिन एक बस स्टैंड पर बैठा था, रात का वक्त था, घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि जो कमरा लिया था उसका किराया नहीं दिया था। मेरे जेब में पैसे तो थे कि किराया दे देते, लेकिन फिर खाने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। तभी एक औरत वहां आकर खड़ी हो गई। औरत काफ़ी लंबी थी। उसने काफ़ी लंबा सा लिबास पहना रखा था क्योंकि चेहरे पर नकाब हटा आया हुआ था। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस वक्त कोई भी चीज़ मेरे आँखों को अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे तो अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा कि परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो।
यहाँ पर कुछ लोगों को उर्दू बोलना आती थी। वैसे भी इसको ले जैसे लग रहा था कि जैसे अभी अभी उसने उर्दू बोलना सीखा है। मैंने कहा कि आपका लहजा तो काफ़ी साफ़ है। तो कहने लगी, मुझे 5 से 6 ज़ुबानी आती है, उर्दू तो मेरा बाकी ज़ुबानी थी और मेरा काम ही ऐसा है। मैंने कहा, क्या काम है आपका? तो आगे उसने मुस्कुरा दी और बोली, तुम काम करोगे, क्योंकि जिस तरह से तुम बैठे हो लगता है तुम बहुत परेशान हो। आजकल हर परेशानी का हल ही है। अगर जेब में पैसा होता तो कभी भी ऐसा नहीं बैठते। हालांकि मैंने उसे कहा कि तुम ठीक कहती हो, मेरे मतलब है दौलत है तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं मिल रहा है जो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सके। उसने कहा, मुझे भी कुछ ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो बहुत ज़्यादा मजबूर लोग मेहनती होते हैं, तो मेरे साथ चलो, वही रहो, मैं तुम्हें एक काम बताऊंगी। तो मैंने कहा, ठीक है। आपने तो मेरा नाम तक नहीं पूछा और काम देने की बात करती है। वैसे ही यहाँ पर यह सब होना नॉर्मल था, क्योंकि इधर लोग सीधे बात किया करते थे, ज़्यादा लंबी बात कोई भी नहीं करता था। उसने कहा, तुम्हारा नाम भी पूछ लूँ? मैंने कहा कि किस तरह के काम होंगे? अगर आपने हमसे अपने घर के काम करवाने हैं तो मैं मांगना चाहता हूँ। मैं पहले भी किसी के घर में काम कर चुका हूँ, लेकिन ये लोग बहुत जालिम थे, क्योंकि मुझे काम करवा कर कभी कभी ये लोग समय पर पैसा भी नहीं देते थे और काम ज़्यादा करवाते थे और पैसा कम देते थे और पैसा भी समय पर नहीं देते थे। कभी कभी तो मुझे बहुत बुरा भी लगता था, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं मजबूर था। एक घर में मैंने 6 महीने के लिए काम किया था। वो भी एक औरत ही थी जो मुझसे बहुत ज़्यादा काम करवाती थी और पैसा कम देती थी। फिर भी मैंने मजबूरी में काम करता रहा, लेकिन मुझे पता चला कि वो मुझे उसी बर्तन में खाना डाल कर देती है जिसमें वो अपने कुत्ते को खिलाया करती थी। मैंने फ़ौरन नौकरी छोड़ दी और कसम खा ली कि इस तरह का कोई भी काम नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस तरह का काम नहीं करूँगा। मैं मानता हूँ कि मैं मजबूर हूँ, पर इतना जालिम लोग भी है यहाँ पर, ये मैं नहीं जानता था, वरना मैं यहाँ पर कभी भी ना आता। फिर उसने कहा कि फिक्र ना करो, इस तरह का कोई भी काम नहीं है। मेरे पास मेरे घर का काम करने के लिए पहले से 4-5 नौकर है और तुम्हें मेरे लिए काम करना है। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? फिर क्या था, मैंने भी हाँ कर दी और उसके साथ चल पड़ा, क्योंकि मुझे काम की ज़रूरत थी। उसने मुझे अपना घर ले गए और एक कमरा दे दिया और बोली, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ और काम बताती हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाना। फिर मैंने भी वैसा ही किया जैसा उसने कहा। मैंने नहा धोकर तैयार हो गया। फिर वो औरत आई और मुझसे कहा कि तैयार हो गए तुम? मैंने भी कहा, हाँ मैं तैयार हो गया हूँ। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम आज से मेरी सेक्रेटरी का काम करोगे। दोस्तों, कहानी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।